के महकमा बहबूद आबादी में ग्रेड 19 के अफसरान के तकर्रुर व तबादले असगर आराई मटियारी खालिद मेराज गरबी में तैनात कर दिए गए हैं। जाहिद बेग डायरेक्टर बहबूद आबादी PPSO सिंध तैनात। नसीम गुलशन गौरी रीजनल डायरेक्टर बहबूद आबादी तैनात। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। आपको बताएं, महकमा बहबूद आबादी में ग्रेड 19 के अफसरान के तकर्रुर व तबादले कर दिए गए हैं। असगर अली आराई मटियारी खालिद मेराज गरबी में तैनात कर दिए गए। जाहिद बेग डायरेक्टर बहबूद आबादी PPSO सिंध तैनात कर दिए गए हैं। नसीम गुलशन गौरी रीजनल डायरेक्टर बहबूद आबादी तैनात। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। महकमा बहबूद आबादी में ग्रेड 19 के अफसरान के तकर्रुर व तबादले कर दिए गए हैं। असगर अली आराई मटियारी खालिद मेराज गरबी में तैनात। जाहिद बेग डायरेक्टर बहबूद आबादी PPSO सिंध तैनात कर दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, बताइएगा तकर्रुर व तबादलों के हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा बराए बहबूद आबादी के 5-19 ग्रेड के अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमा बहबूद आबादी की सिफारिश पर महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़िला बहबूद आबादी अफसर जैकबाद असगर अली आराई का तबादला करके उनको ज़िला बहबूद आबादी अफसर मटियारी तैनात कर दिया गया है, जबकि रीजनल डायरेक्टर बहबूद आबादी सखर खालिद मेराज का तबादला करके उनको ज़िला बहबूद आबादी अफसर गरबी कराची तैनात कर दिया गया है, जबकि कर दिया गया है। इसके अलावा ज़िला बहबूद अफसर जो है गरबी कराची जाहिद बेग का तबादला करके उनको डायरेक्टर बहबूद आबादी PPSO सिंध तैनात कर दिया गया, जबकि डायरेक्टर बहबूद आबादी सिंध नसीम गुलशन गौरी का तबादला करके उनको रीजनल डायरेक्टर बहबूद आबादी कराची तैनात कर दिया गया, जबकि ज़िला बहबूद आबादी अफसर सखर जावेद अली टालपुर का तबादला करके उनको रीजनल डायरेक्टर बहबूद आबादी सखर तैनात कर दिया गया है। इन 5 अफसरान के तकर्रुर तबादलों का महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है आज़ाद, अब हमारे साथ रहिएगा। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का 18 ग्रेड के अफसरान के लिए बड़ा फैसला। तीसरे मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स के लिए अफसरान की फहरिस्त खत्मी। अफसरान 22 दिसंबर से नेपा सेंटर गुलशन इकबाल में कोर्स करेंगे। कोर्स में डिप्टी सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान भी शिरकत करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने जो है महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन समेत चार महकमों के अफसरान को सीनियर मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स पर भेजने का फैसला कर लिया है। जैसे अफसरान सीनियर मिड केयर मैनेजमेंट का कोर्स करके वापस आएंगे तो इनको अगले 19 ग्रेड में तरक्कियाँ देने पर गौर किया जाएगा। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने अफसरान के नामों को हतमी शक्ल दे दी है। अफसरान को तीसरे मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स पर भेजा जाएगा। अफसरान 22 दिसंबर 2025 से कोर्स पर जाएंगे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन, महकमा बहबूद आबादी, महकमा समाजी बहबूद और महकमा वुमेन डेवलपमेंट शामिल हैं। जो अफसरान कोर्स पर जो जाएंगे वो गुलशन इकबाल नीपा सेंटर में कोर्स करेंगे। इन अफसरान में यार अली शाह, नूर अहमद, आसफ अली खासकेली, आसफ रजा चांडियो शामिल हैं। नईम मोहम्मद सहतो, फ़हीम मोहम्मद चाचड़, सैयद जहांगीर अली शाह, मोहम्मद आसिम खान, मुबारक बानो भी कोर्स पर जाएंगी, जबकि सोहेल सयाल, जावेद अली मल्ला, अला बच्चायो, अफशां खुश्क, इशफाक हुसैन कलोड़ो भी कोर्स पर जाएंगे। इसके अलावा फयाज हुसैन महसर, अब्दुल करीम मेमन, जाहिद जुनेजो, खालिद महमूद बलोच, जहीर अब्बास, मीर खलील अहमद, मोहम्मद नईम और नसरुल्लाह माको के भी कोर्स पर भेजा जाएगा। अफसरान जो है 22 दिसंबर से कोर्स पर जाएंगे। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने अफसरान के नामों को हतमी शक्ल दे दी। अफसरान नीपा जो गुलशन इकबाल सेंटर जो है वहाँ पर कोर्स करेंगे। कोर्स करके जैसे वापस आएंगे तो इनको अगले ग्रेड में तरक्कियाँ देने पर गौर किया जाएगा, यानी इनको अगले 19 ग्रेड में तरक्कियाँ देने के हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में मंजूरी देंगे। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया। नासरन शहर भर में भत्ते की बढ़ती वारदातों पर MQM पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। रुकन कौमी असम्बली सबीन गौरी कहती हैं 18वीं तरमीम के बाद अमन-ओ-अमान कायम करने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। चेयरमैन आबाद ने बिल्डर्स को भत्ता मिलने पर 1 माह का अल्टीमेटम दिया है। ताजिरों को शहर में रोजाना भत्ते की पर्चियां मौसूल हो रही हैं। मजीद जानते हैं शुएब मुख्तार से।
بالکل شہر قائد میں بھتہ خوری کی وارداتیں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اس سلسلے میں جو ہے وہ آباد کے چیئرمین کی جانب سے بھی شدید تشویش کا اظہار جو ہے وہ کیا گیا ہے اور ان کی جانب سے حکومت کو 1 ماہ کی ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے کہ وہ بھتہ خوری میں ملوث افراد کو گرفتار کرے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں MQM پاکستان کی رکن قومی اسمبلی سبین غوری. یہ بتائیے گا شہر میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر سے بھتہ خور سرگرم ہو رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گی حکومت سے, اور MQM پاکستان کیا قومی اسمبلی میں اس سلسلے میں کوئی قرارداد بھی لانے جا رہی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ 18ویں ترمیم کے بعد لا اینڈ آرڈر سچویشن تو صوبوں کی ذمہ داری بنتی ہے, اور تقریباً 8-10 سال کے بعد کراچی جیسے شہر میں ایک دفعہ پھر جو ہے یہ بھتہ خوری کی وارداتوں نے جو ہے وہ سر اٹھایا ہے. اور اس کے علاوہ صرف آباد اور کے جو چیئرمین ہیں اور اس کے ذمہ داران ہی نہیں, بلکہ اندرون شہر جو دوسرے چھوٹے تاجر حضرات وغیرہ ہیں ان کو بھی بھتے کی پرچیاں اور اس طرح کی جو ہے وہ دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک ایسی لعنت ہے جس پہ فوری قابو پانا ضروری ہے. کراچی نے بڑی مشکل سے باقی مسائل کے بعد اپنے آپ کو سروائیو کیا ہے. آپ کو پتہ ہے آج سے کوئی 8-10 سال پہلے 2009, 10, 11 میں لیاری گینگ وار اس طرح کے اور دوسرے گروپس تھے جنہوں نے کراچی کے تاجر برادری کا اور شہریوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا. اب اس کے بعد جب یہاں اللہ اللہ کر کے پچھلے چند سالوں میں امن آیا ہے تو اس طرح کی وارداتیں جو بہت زیادہ لمحہ فکریاں ہیں, میرے خیال میں سندھ حکومت کو اور جو ہوم منسٹر ہیں ان کو ضرور جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ بہت مؤثر اقدامات کرنے چاہیے, کیونکہ ابھی یہ شروعات ہیں, کچھ عرصہ ہوا ہے. اور آپ نے جیسے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ کراچی اس کا ہب ہے, اور یہاں کی جو صنعتی تجارتی جو سرگرمیاں ہیں وہ پورے ملک پہ اثر انداز ہوتی ہیں. جیسے کہ آباد والوں نے بھی 1 مہینے کا الٹیمیٹم دیا ہے, اگر اس طریقے کی کوئی چیز ہوتی ہے تو کراچی مزید زبوں حالی کا شکار ہو جائے گا. پہلے ہی کراچی کے مسائل بہت ہیں. اور جہاں تک قرارداد لانے کی بات ہے تو دیکھیں قرارداد تو آ جائے گی, مگر یہ سب سے زیادہ جو ذمہ داری بنتی ہے وہ سندھ حکومت کی بنتی ہے. یا تو سندھ حکومت جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ اس بات کو ایڈمٹ کرے کہ وہ اس میں فیل ہو چکی ہے, ناکام ہو چکی ہے, اور وہ اس طرح کے اقدامات نہیں کر سکتی, تو اس کے بعد ہم اداروں کی اور وفاق کی طرف دیکھیں گے. ادروائز جو ہے مجھے لگتا ہے کہ سندھ حکومت کو اس پہ مؤثر اقدامات کرنے چاہیے. یہ مل بیٹھ کے ساتھ جو ہے وہ اس شہر کے مسائل کو حل کرنے کا وقت ہے, آپس کی جو ہے وہ سیاست کو چھوڑ کے. اور اگر کوئی ایسے بھی جو عوامل ہیں جو سندھ حکومت کی بعض دفعہ سرپرستی یا کسی جو ہے وہ انفلوئنشل لوگوں کی سرپرستی میں چل رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی اس وقت ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا. جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ سندھ حکومت کو شہر میں بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال پر جو ہے فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے تاکہ بڑھتی ہوئی شرح پر قابو پایا جا سکے. جی ایکسپو سینٹر میں پاکستان کا سب سے بڑا فرنیچر ایکسپو سج گیا. مشہور و معروف فرنیچر برانڈز, ڈیزائنرز اور ہوم ڈیکور کمپنیز کی شرکت. شہریوں کو جدید روایتی آفس اور گھر کے فرنیچر کے بہترین ڈیزائنز دیکھنے اور خریدنے کا موقع مل رہا ہے. ایکسپو کے بارے میں مزید جانتے ہیں دعا شکیل پراچا سے. جی بالکل, جیسے ہمیں پتا ہے کہ فرنیچر تو ہر گھر کی جو ہے زینت ہوتی ہے, شان ہوتی ہے. اسی فرنیچر سے جو ہے گھر بڑا خوبصورت لگتا ہے. اسی حوالے سے کراچی ایکسپو میں سجا ہے فرنیچر ایکسپو, فرنیچر کا میلہ, جہاں پہ مختلف کمپنیز نے, مختلف انٹیریئر شاپس نے اپنے فرنیچر کی ایکسپو لگائی ہوئی. اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ شہری بھی موجود ہیں, اور ان میں سے خاتون شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے چھٹی والے دن. مجھے بتائے گا کہ کیسا ہے یہ فرنیچر ایکسپو, کیسا آپ کو یہ انیشیٹو لگ رہا ہے؟ السلام علیکم. اچھا, میرا تو یہ 3 to 4 ٹائمس کا وزٹ ہے یہاں پہ. ماشاءاللہ سے ہم پریفر ہوتی ہے جب فرنیچر یہاں پہ ایکسپو لگے تو لازمی وزٹ کریں. ابھی ہمارا تو انٹری ہوئی ہے تو ماشاءاللہ ہم کافی اس پہ ہمیں بڑا انٹروورڈ اور کافی مطلب اچھا ایکسپیرینس ملے گا انشاءاللہ یہاں سے. باقی چیزیں کافی اٹریکٹیو ہیں اور ڈفرینٹ کمپنیز اپنے سارے یہاں برانڈز وغیرہ سب مٹیریلز یہاں رکھے ہوئے, تو بندوں کو انسان کا مطلب یہ کہ ایکسپلوجر زیادہ ہے. آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ کافی ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. اچھا, لوکل مارکیٹس کے پرائزز وہاں پہ نیگوسیشن پروسیس میں ہم چلے جا سکتے ہیں. یہاں پہ یہ کہ برانڈس کی پرائزز ہوتی ہیں تو وہ آف کورس ڈیفینیٹلی فکس ہوتی ہیں. ہاں, یہ کہ آپ کے ملٹیپل آئٹمز ہوتے ہیں تو وہ پھر ہمیں کچھ ڈسکاؤنٹ مارجن پہ لے جاتے ہیں وہ ہمیں. باقی یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم بہت بیسٹ ہے جو کہ آپ اپنے ویکینڈس پہ فیملیز کے ساتھ آئیں اور چیزوں کو ایکسپلور کریں ہیں. جو آپ کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, آپ کی پیورٹیز ہوتی ہیں, آپ اس کو جا کے اویل کر سکتے ہیں. جی بالکل, ہمارے ساتھ یہاں پہ شہری موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ جو فرنیچر ایکسپو ہے بہت اچھا انعقاد ہے, جہاں پہ مختلف کمپنیز, مختلف انٹیریئر کمپنیز نے جو ہے ایک ہی جو ہے پلیٹ فارم پہ جو ہے اپنے فرنیچر کی جو ایکسپو لگائی ہوئی ہے. فرنیچر بھی ہے, جو ہے فومز وغیرہ بھی ہیں, میٹریسز وغیرہ بھی ہیں. تو یہاں پہ شہری جو ہیں وہ آتے ہیں اور اپنے فرنیچر دیکھتے ہیں اپنے گھروں کے لیے. اور ہمارے ساتھ یہ موجود تھی خاتون, ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوکل مارکیٹ سے یہاں کے ریٹس جو ہے نیگوشیشنس میں تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ باہر جو ہے بارگیننگ زیادہ آسان ہوتی ہے. لیکن ان کا یہی کہنا
आना था। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, यहाँ पे फैमिलीज़ को जो है वो ज़रूर आना चाहिए। जी नासरन, पाकिस्तान में क्लब फुट का शिकार 95% बच्चे इलाज न मिलने पर उम्र भर के लिए मासूरी का शिकार हो जाते हैं। इंडस हस्पताल पैदाइशी तौर पर मासूर बच्चों को अपने कदमों पर चलने के काबिल बना रहा है। मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अमीन चनाई कहते हैं 1100 से ज्यादा बच्चे रजिस्टर्ड हैं जिनका मुफ्त इलाज हो रहा है। मजीद जानते हैं मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से, जो इस वक्त इंडस अस्पताल में डॉक्टर अमीन चनाई के हमरा मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं इंडस हॉस्पिटल में, और इंडस हॉस्पिटल का एक कारनामा है कि जो क्लब फिट बच्चे होते हैं, जो पैदाइशी माजूर होते हैं, उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट जो यहाँ पर किया जाता है। गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर अमीन चनाई साहब से कि इतना सदका जारिया ये किस तरह से कर रहे हैं और कितने बच्चे इनके पास इनरोल हैं। देखिए, इस वक्त सिर्फ कराची में 2700 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास इनरोल हैं। उनमें से तकरीबन 50% बच्चों के दोनों टांगें होती हैं। तो अगर हम देखें तो 4000 से ज़्यादा क्लब फुट के फीट हैं हमारे पास जिनका हम इलाज कर रहे हैं। कराची में तकरीबन 900 से ज़्यादा बच्चे अब तक अपने 4 साल मुकम्मल कर चुके हैं। आज का जो फंक्शन है इसमें 180 बच्चे मज़ीद अपना ये कंप्लीट कर रहे हैं 4 साल। अक्सर बच्चों के पाँव 4 से 6 प्लास्टर में बिल्कुल सही हो जाते हैं। कुछ अगर थोड़ा सा बच जाता है तो आखिर में आखिरी काज जब छटा लगाते हैं तो एक छोटा सा कट लगाया जाता है उनकी एड़ी के ऊपर, और उससे बाकी जो करेक्शन होता है वो मिल जाता है। और ये उसके लिए एडमिशन करने की ज़रूरत, कोई ऑपरेशन थिएटर ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, हम क्लिनिक में ही कर देते हैं। मंगल के दिन या हफ्ते के दिन तो हम इनको रजिस्टर कर लेते हैं उसी रोज़, इनको कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद इनके हम, जैसे आपको बताया कि हम प्रोग्रामेटिक अप्रोच है, तो हम स्कोरिंग करते हैं कि कितना सीरियस, कितना सीवियर मुड़ा हुआ है, कितना टेढ़ा है और कितने प्लास्टर की ज़रूरत होगी। और हर दफ़ा हम उसकी स्कोरिंग करते हैं, हर दफ़ा हम तस्वीर लेते हैं ताकि हम पिछले से कंपेयर कर सकें। डॉक्टर अमीन चनाई ये काम कर रहे हैं। पूरी हॉस्पिटल टीम जो इंडस हॉस्पिटल की है वो इस कार्य खैर में बिल्कुल शामिल हाल है, और तमाम लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि जिनके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम है तो वो इंडस हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप आइए, अपने बच्चों को दोबारा से अपने पैरों में खड़ा होना सिखाइए। जी। उधर नुमाइश चौरंगी के करीब इदारी व वेलफेयर की जानिब से स्पेशल बच्चों के लिए सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया, जिसमें स्पेशल तलबा और तालिबात ने पीटी, डिस्प्ले और मुख्तलिफ कैटेगरीज की रेस में हिस्सा लिया। स्पेशल बच्चों की हौसला अफजाई के लिए वालिदैन भी मौजूद थे। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी आगाह कीजिएगा। चौरंगी के करीब इदारियों वेलफेयर की जानिब से खुसूसी बच्चों के लिए यहाँ पर एक स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया है, जिसमें तलबा और तलबात ने मुख्तलिफ रेसेस के मुकाबलों में पार्टिसिपेट किया, पीटी डिस्प्ले किया और जैवलिन थ्रो के मुकाबलों में पार्टिसिपेट किया। मेरे साथ मुजना मौजूद है जो कि इदारियों वेलफेयर की प्रिंसिपल भी हैं और CEO भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा मैडम, ये पहली दफ़ा आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया या हर साल इस तरह के इवेंट मुनक़्क़द करते हैं? हर साल ये पंजवानी स्पोर्ट्स जो है ये हर साल हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज होते हैं, और हर साल इसी तरह पंजवानी चैरिटेबल फाउंडेशन जो है वो उसको स्पॉन्सर करती है। जो हमारी प्रेसिडेंट है नाटता पंजवानी, तो उनकी तरफ से ये स्पॉन्सर्ड होते हैं और हर साल होते हैं। इसमें आपके ही जो है वो वेलफेयर के तलबा और तलबात होते हैं या फिर मुख्तलिफ स्कूल्स के होते हैं? नहीं, ये हमारे स्कूल के हैं, सारे तलबा हमारे स्कूल के हैं। हमारे यहाँ 2 तरह की डिसेबिलिटीज़ पे काम होता है, ब्लाइंड और डेफ। तो ये जितने बच्चे हैं या तो ब्लाइंड है, डेफ है। किन रेसेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, क्या क्या था कंपटीशन? पीटी डिस्प्ले थे इनकी जो है जिम्नास्टिक्स थी, और 3 लेग रेस थी, स्पून रेस थी, ये सारी चीज़ें। कितने तलबा और तलबात होंगे तकरीबन? हमारे पास 800 से ज़्यादा तालबात हैं और तकरीबन 300 लोगों ने हिस्सा लिया। ठीक है, हमारे साथ मुल्ला मौजूद है जिनका ये कहना है कि 800 के करीब तलबा और तलबात जो कि खुसूसी तलबा और तलबात हैं, जिन पर पूरा साल काम किया जाता है। उनको मुख्तलिफ जो है स्पोर्ट्स के बारे में सिखाया जाता है, अवेयरनेस दी जाती है, फिर उसके बाद इनके दरमियान मुकाबले कराए जाते हैं। तो हमने देखा कि बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर मुकाबले हुए, और इसमें जो है जैवलिन थ्रो का मुकाबला, टग ऑफ वॉर मुकाबले, मुख्तलिफ रेसेस के मुकाबले हुए। अब इस इख्तितामी स्पोर्ट्स डे की जो इख्तितामी जो तकरीब है उसमें तलबा और तलबात को जो है वो मेडल्स और ट्रॉफी दी जाएगी। जी। और यहाँ आपको अपडेट करेंगे, बदउनवानी के इल्जाम में सजा याफ्ता मुलजिम सुहेल मालम की अपील की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने सुहेल मालम की अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली है। मुलजिम सुहेल मालम जेल में अपनी सजा मुकम्मल कर चुका है। एहतसाब अदालत का जुर्माना कम 50 लाख रुपए मुकर्रर। मुलजिम जुर्माने की किस्तें 22 दिसंबर 25 जनवरी तक जमा करवाएं। अपडेट कर रहे हैं आपको, बदउनवानी के इल्जाम में सजा याफ्ता मुलजिम सुहेल मालम की अपील की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने सुहेल मालम की अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली है। मुलजिम सुहेल मालम जेल में अपनी सजा को मुकम्मल कर चुका है। एहतसाब अदालत का जुर्माना कम 50 लाख रुपए मुकर्रर कर दिया गया। मुलजिम जुर्माने की किस्तें 22 दिसंबर 25 जनवरी तक जमा करवाएं।
शहर कायद के बढ़ते मसाइल पर फिर अमीर जमात इस्लामी की कराची की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मुनम जफर का कहना है कि हुकूमत ने शहरियों पर ई चलान तो नाफिज कर दिए, मगर सड़कों की हालत आज भी अबतर है। टूटी फूटी सड़कें और बेकाबू हैवी ट्रैफिक आए रोज हादसात का सबब बन रही है। मजीद जानते हैं अक्सा शेख से। शहर कायद का एक मसला नहीं है, मसाइल के अंबार हैं। कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार हैं तो कहीं पानी का बहरान है। अगर हम बात करें ई चलान की, तो ई चलान तो नाफिज कर दिया गया है, लेकिन जो सड़कें हैं वो अभी भी बदहाली और खंडर के जो मंजरात हैं वो पेश कर रही हैं। कहीं गटर के ढक्कन गायब हैं तो कहीं जो गुड ट्रांसपोर्ट है या फिर जो हैवी ट्रैफिक है उसकी जानिब से शहर के अंदर हादसा जो है वो मामूर बन चुके हैं। सारी कब मामला ठीक होंगे और ये ई चलान जो लगा दिया गया है सड़कें लेकिन अभी भी खंडरात का मंजर पेश कर रही है, हम जानेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर हमारे साथ मौजूद हैं। मनम, आप हमें बताइएगा, ये चलान तो लगा दिया गया है लेकिन जो सड़कें हैं वो अभी भी उसी तरीके से बिल्कुल खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। देखिए, यही तो हुकूमत की नाअहली है कि आप एक जाने भारी भरकम लोगों पर ई चालान मुसल्लत कर दिए हैं आपने। अब मोटरसाइकिल सवार 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये 25,000 रुपये चालान देगा। और देखिए, चालान की मुखालफत नहीं है, चालान पहले भी होते थे, लेकिन रीजनेबल हो ना, कि लोग जो है वो कम से कम अदा कर सकें। और दूसरा, आपने चालान तो जो तो मुसल्लत कर दिए, चालान आप भारी भरकम ले रहे हैं, लेकिन आप फैसिलिटी क्या दे रहे हैं? आप ना शहर को सड़कें देते हैं, आप ना शहर को पानी देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है, कोई प्रोजेक्ट वक्त पे मुकम्मल होने का नाम नहीं लेता। 15,000 बसों की ज़रूरत है इस शहर को, 3.5 करोड़ आबादी का ये शहर है, आपने 400 बसें दी हैं इस शहर को। वो जो ऐलान हुआ है अभी, डबल ट्रैकर बसें आएंगी जो कराची की सड़कों पे, अगर डबल डेकर बसें आ भी जाएं तो उसके नतीजे में भी बसें चलेंगी क्या? ये कहाँ सवाल है ना। आप शहर में 5 बसें लेकर आ जाएं, शहर को ज़रूरत है 15,000 बसों की, आप एक पीनट भी नहीं दे रहे हैं ना। 5 बसें लेकर आप आ रहे हैं, डबल डेकर बसें, और वो चलेंगी कहाँ? पहले ये सवाल है। वो डिफेंस में ही चलेंगी, वो शाहर फैसल पर ही चलेंगी, शाहर फैसल पर भी चल पाएंगी या नहीं पाएंगी? पहले जो बसें मौजूद थी शहर के अंदर, जो निमतुल्लाह खान साहब के दौर में 380 बसें आई, वो सारी बसें अभी सिविक सेंटर में बैक साइड पे खड़ी हैं। आपके अंदर इतनी एबिलिटी तो है नहीं, 17 साल से आप हुकूमत पे मुसल्लत हैं कि आप इन बसों को ठीक करा के ही रोड पर ले आते। पहली है, बदइंसामी है, करप्शन है, कि जिसको इस वक्त शहर कराची के लोग जिसके नतीजे में सफ़र कर रहे हैं। कल आप लोगों ने जो है इसी पे जमात की जानिब से 13 मकामात पर कराची में धरने दिए गए थे। जी बिल्कुल, हमने इस मौजू को, जो मसला इस वक्त शहर का ई चलान का मसला है, हैवी ट्रैफिक के जरिए इस साल 250 से ज़ायद लोग जहाँ भाग हो चुके हैं। आप बताइए, शहर कराची के लोग 21वीं सदी में आज सूरत हाल ये हो कि 250 से ज़ायद लोग जो है वो डेथ हो गए। कितनी अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती की बात है। इसके खिलाफ एहतजाज करना हमारा जमहूरी राइट है, आइनी राइट है, उसको जमात इस्लामी ने इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, मनम जफर हमारे साथ मौजूद थे जिनका यही कहना था कि कल 13 मकामात पर भी धरने दिए गए थे, जिसकी जो मेन वजह थी वो ई चलान ही थी और ट्रैफिक हादसा थे जो कि मामूर बन चुके हैं। जी।